हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री का सब्जेक्ट जिसका नाम है एंशिएंट सोसाइटीज। आज की वीडियो में है एंशिएंट सोसाइटी जो आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए हम लोग पिछले 3 से 4 जो क्वेश्चन पेपर है उनको लेकर आए हैं। उनके क्वेश्चन के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो हमने निकाले हैं और उन क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड चीजें हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्लस आंसर, आपको आंसर में क्या लिखना है, किस तरह के पॉइंट बनेंगे, वो सारी चीजें बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट, ज्यादा लंबी हम खींचेंगे नहीं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे ही चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। आपका पहला जो क्वेश्चन बनेगा या फिर हम कह सकते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, वो बनेगा जो मेटल टेक्नोलॉजी होती है उससे रिलेटेड, मतलब कि धातु प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका के ऊपर चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन आता है एक बार और रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। सामाजिक जटिलताओं और आर्थिक आर्थिक चरित्रों के विकास में धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आंसर लिखने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा धातु परिवर्तन और धातु प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे भूमिका में दे रखा है। आप इसे पढ़ सकते हैं। लिखा है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन से तात्पर्य है औजारों, तकनीकों और उत्पादन विधियों में समय के साथ होने वाला बदलाव। ऐसा देखा है ना कि कई मतलब पुराने टाइम में औजार किस प्रकार के होते थे, पत्थरों के होते थे, हड्डियों के होते थे। उसके बाद जब उन्होंने मेटल को समझा कि भाई मेटल भी कुछ होता है, पदार्थ होता है, ठीक है, ज्यादा कारगर है, तो उन्होंने मेटल के औजार बनाए। उसके बाद आज के समय में औजार किसी और तरह के भी बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि हम लोगों ने क्या करा, जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका परिवर्तन से क्या करा, औजारों और तकनीकों में चेंजेस लाए। तो ये हो जाता है। प्राचीन समाजों में धातु प्रौद्योगिकी का विकास एक बड़ा परिवर्तन था, जिसने मानव जीवन में सामाजिक और आर्थिक ढांचे को धीरे धीरे से क्या करा था, धीरे धीरे लेकिन गहराई से बदल दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भूमिका हो जाती है, मतलब इंट्रोडक्शन हो जाता है। आपको तो काफी अच्छा खासा लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। चलो अब हम बात करते हैं पॉइंटों की। ठीक है, कि आप पॉइंटों में क्या बता सकते हैं। मुख्य जो बिंदु बनेंगे उसमें पहला पॉइंट आपका बनेगा बेहतर औजार और हथियार। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट बनेगा कृषि उत्पादन में वृद्धि। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा शिल्प विशेषज्ञता का विकास। धातु कार्य में कारीगरों और विशेषज्ञों को एक नया वर्ग का जन्म मिला था। ठीक है, जब लोगों ने भाई मेटल की वो करी, खोज हुई, उसके बाद पता चला कि मेटल से हम लोग चीजें बना सकते हैं, तो पूरा का पूरा एक सेक्टर बन के तैयार हुआ था। ठीक है, जो कि मेटल से रिलेटेड काम करता था, उसमें कारीगर होते थे, बाकी सारे लोग होते थे। चौथा आप कह सकते हैं कि व्यापार और विनिमय में विस्तार हुआ। ठीक है, धातु, औजार और तैयार वस्तुओं के आदान प्रदान से दूरस्थ जो क्षेत्र थे उनका भी व्यापार बढ़ा था। फिर पांचवें पॉइंट में आप बता सकते हैं कि सामाजिक जटिलताओं में वृद्धि। अतिरिक्त उत्पादन और विशेष पेशे के कारण समाज वर्ग में विभाजन और असीमता, जो असमानता थी वो बढ़ गई थी। ठीक है, अतिरिक्त उत्पादन, उत्पादन जो हो रहा था अतिरिक्त हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। और विशेष पेशा मतलब कि होता है ना कि भाई कोई एक व्यक्ति कारीगर है तो वो अपने काम में कारीगर होगा। ठीक है, उसका एक अलग से पेशा होगा। हर कोई व्यक्ति तो उस काम में कारीगर नहीं बन सकता ना। तो इसके कारण क्या हुआ, जो विशेष पेशा है और अतिरिक्त उत्पादन है, इन दोनों की वजह से कारण क्या हुआ, समाज में जो वर्ग है उसका विभाजन हुआ और असमानता जो थी वो बढ़ गई थी। छठा पॉइंट आप बता सकते हैं यहाँ पे शहरीकरण की प्रक्रिया, जैसे कि धातु प्रौद्योगिकी ने बस्तियों को बड़े और अधिक संगठित नगरों में बदलने में क्या करी थी, मदद करी थी। और सातवां पॉइंट आप बता सकते हैं आर्थिक संरचना में बदलाव। उत्पादन, कर, भंडारण और वितरण जैसी जो आर्थिक संस्थाएं हैं ये विकसित हुई थी। तो ये 7 पॉइंट आप लोग बता सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, जहां पे आपसे धातु प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन यहाँ पे मेनली ये पूछा गया कि भाई जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसमें परिवर्तन आता है, तो उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका आपको बतानी है। अगर हम यहाँ पे बात करें सामाजिक रूप से, तो भाई समाज में क्या हुआ कि भाई कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, शिल्प विशेषज्ञताओं का विकास हुआ। ठीक है, और जो सामाजिक जटिलता थी उसमें वृद्धि हुई, शहरीकरण की प्रक्रिया हुई, ये सब हो जाते हैं सामाजिक। आर्थिक रूप से देखें, जहाँ पे पैसे धन आ जाते हैं, ठीक है, तो बेहतर औजार बने जिनको देखकर लोगों ने अपना पूरा का पूरा काम धाम सारी चीजें चलाई। ठीक है, आप आगे बात कर सकते हैं कि व्यापार का और विनिमय का विस्तार हुआ, जिससे आर्थिक रूप से चेंजेस आए। तो ये पॉइंट बनते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका निष्कर्ष। ये निष्कर्ष हो जाता है जो हमने ऊपर बताया, वो सारा का सारा थोड़ी से शब्दों में आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये तो बहुत छोटा है, 2 लाइन का ही है, आपको काफी अच्छी खासी डिटेल में लिखना होगा।
ठीक है, ये हो जाता है। फिर ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है आंसर, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, ये आपके पॉइंट हो जाते हैं और उसके बाद इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ठीक है, अगला यहाँ पे आपका एक और रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, वो बनता है मेसोपोटामिया या मिस्र में कांस्य युग सभ्यताओं के उद्भव का कारक क्या था? मेसोपोटामिया या मिस्र, या कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इस वाले जो है, जैसे यहाँ पे मेसोपोटामिया लिखा हुआ है और यहाँ पे मिस्र लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा करना है? आपको कोई एक ही करना है। ठीक है, आप अगर मेसोपोटामिया के बारे में जानते हैं तो वहां से रिलेटेड चीजें बता सकते हैं, अगर आप मिस्र के बारे में जानते हैं तो वो बता सकते हैं। पूछा क्या गया है कि मेसोपोटामिया अ, या मिस्र में जो कांस्य युग सभ्यताओं का उद्भव हुआ था, उनके कारण क्या थे? क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आप देखते हैं, ये टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इन तरीकों से, ये 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सेम टॉपिक से रिलेटेड। मेसोपोटामिया या मिस्र में कांस्य युग की सभ्यताओं के उद्भव में पारिस्थितिक और अन्य कारकों का महत्व आपको यहाँ पे बताना, मतलब उस समय जो परिस्थितियां थी वो, और जो अन्य कोई कारण है वो, ये आपको बताना है। फिर ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट होता है, मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास में पर्यावरणीय और अन्य कारकों का क्या करना है? विश्लेषण करना है। पर्यावरण से रिलेटेड जो अन्य कारण है उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना है। एक और बार ये क्वेश्चन आता है कि कांस्य युगीन सभ्यताएं, जिसमें मेसोपोटामिया आ जाती है और जो मिस्र आ जाता है, के उदय में विभिन्न कारकों का परीक्षण कीजिए। अब समझिए, कांस्य युग का मतलब है कि कांस्य युग के दौरान जो सभ्यताओं का निर्माण हुआ था वो, उसमें मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों आती है। ठीक है, मिस्र भी कांस्य युग के दौरान ही बनी थी और जो मेसोपोटामिया है वो भी कांस्य युग के दौरान ही डेवलप हुई थी पूरी की पूरी। ये हो जाता है। आंसर की बात करते हैं, आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका। भूमिका में आप बताएंगे कांस्य युग से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें। कांस्य युग की सभ्यताओं का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह प्राकृतिक, पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक कारकों के लंबे विकास का एक परिणाम है। ऐसा नहीं है कि कांस्य युग में जो सभ्यताएं बनी या एकदम से ही पैदा नहीं हुई हैं। ठीक है, उनका बहुत लंबा टाइम लगा है उस समय आज तक आने तक, जहाँ पे उन लोगों ने अपने आप को चेंज करके एक सभ्यता में बसाया। ठीक है, इसमें भाई प्राकृतिक पर्यावरण भी आ जाता है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो कारण है वो भी आ जाते हैं। मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताएं विशेष पारिस्थितिक परिस्थितियां, कृषि विकास और तकनीकी प्रगति के कारण विकसित हुई थी। जो मेसोपोटामिया या मिस्र है ना, वो एकदम से नहीं बना। ये जो सभ्यताएं हैं, ये विशेष परिस्थिति, मतलब इनके लिए होता है ना कि भाई एक ऐसी परिस्थिति बनाई गई या ऐसी परिस्थिति बनी कि उन लोगों को वहां पे डेवलप करने के लिए मौके मिले। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियां थी, फिर कृषि का विकास हुआ और तकनीक का प्रगति हुई, इन कारणों की वजह से वो बना था। अब देखते हैं कि भाई पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा, नदी घाटी पर्यावरण है। ठीक है, टिग्रिस यूफ्रेट्स, जिसको मेसोपोटामिया, और नील नदी जो कि मिस्र के पास थी, ठीक है, ने उपजाऊ भूमि और पानी की उपलब्ध कराया था। ठीक है, इस नदी के पास मेसोपोटामिया बसा था और नील नदी के पास मिस्र बसा था। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ भाई, उन्हें पानी मिली, अच्छी जमीन मिली, तो उन लोगों ने वहां पे अपनी बसावट चालू करी। फिर दूसरा आ जाता है नियमित बाढ़ और उपजाऊ मिट्टी। नदियों में बाढ़ से मिट्टी उपजाऊ हुई, जिससे कृषि और ज्यादा बेहतर हुई थी। फिर तीसरा पॉइंट बनता है कि भाई ये प्राकृतिक कारण भी है और ये आप कह सकते हैं कि आर्थिक रिलेटेड बाकी चीजों के भी कारण है। ठीक है, कृषि और अधिशेष जो उत्पादन है उसमें देखा तो बेहतर खेती से खाद्य अधिशेष पैदा हुआ, जिसने बड़े समुदाय को सहारा दिया। आप समझिए कि भाई कृषि जब अच्छी हो रही है ना, तो जो चीजें पैदा हो रही है, एक प्रकार से होता है प्रोडक्शन, गेहूं बहुत अच्छा बन रहा है, उस समय जो अनाज था मार्केट में वो अच्छा बन रहा था, तो लोग क्या हुआ कि वहीं पे आके बसने लगे उनको, क्योंकि उस अनाज से उनकी पूर्ति हो रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई अधिशेष पैदा हुआ, जिसने एक बड़े समुदाय को क्या दिया? सहारा दिया। सिंचाई प्रणाली का विकास हुआ, तो नदी, नहरों और बांधों ने कृषि को नियमित और स्थिर बनाया था। ठीक है, भाई खेती के लिए पानी जरूरी है, तो वहां पे नहर भी हुई, फिर बांधे भी बनाए गए। ठीक है, बांध जो होते हैं डैम्स टाइप के, वो सारी चीजों का निर्माण किया गया। फिर पांचवा आ जाता है कि कांस्य तकनीक और औजार। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से चेंजेस की तरफ हम आ रहे हैं, कि कांस्य धातु और औजार से उत्पादन, युद्ध और शिल्प में सुधार हुआ था। इन चीजों से व्यापार और संपर्क, लंबी दूरी के व्यापार से कच्चा माल और नए विचार आए। और सातवां पॉइंट आप बता सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक संगठन। ठीक है, अधिशेष उत्पादन के कारण शासक वर्ग, जो वर्ग सबसे ऊंचा था, मैं ठीक है कह सकते हैं कि अमीर जिसके पास पावर थी, वो वर्ग, प्रशासन और राज्य व्यवस्था का विकास हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप अपने उसमें बता सकते हैं। 7 पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो निष्कर्ष है वो आ जाता है, कंक्लूजन अपना आंसर के बारे में। ठीक है, तो आप निष्कर्ष पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपके 7 मेन पॉइंट्स, और मेन पॉइंट्स के बाद आप लोगों का कंक्लूजन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले हमारे रिपीटेड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेसोपोटामिया या मिस्र में अर्थव्यवस्था, व्यापार और राज्य संगठन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक। क्वेश्चन क्या है कि
मेसोपोटामिया अथवा मिस्र सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार पर चर्चा कीजिए। ठीक है, मेसोपोटामिया या फिर अगर हम कहें मिस्र, इन दोनों में से किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। मेसोपोटामिया अथवा मिस्र सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था और जो उसका व्यापार व्यवस्था थी उसके ऊपर आपको यहाँ पे बात करनी है। अब देखते हैं इसमें आप पॉइंट क्या बता सकते हैं। पहले से आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि मेसोपोटामिया कहाँ बसा है और मिस्र कहाँ बसा है, नदियों से रिलेटेड चीजें बताएंगे। ठीक है, जो कि हमने ऊपर बात करी। मेन पॉइंट्स के जो आंसर बनेंगे उसमें आपका जो पहला पॉइंट बनेगा वो आप कह सकते हैं कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे हम मेसोपोटामिया की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कांस्य युग के दौरान बहुत ज्यादा डेवलप, मतलब पूरी तरह से डेवलप हुई थी। ठीक है, तो ये जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पे किस प्रकार से कि सिंचाई व्यवस्था के कारण गेहूं जौ आदि जो होते थे इनकी खेती बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी खेती पर ही आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। अगला पॉइंट आता है अधिशेष उत्पादन। कृषि अधिशेष ने व्यापार और शहरी जीवन को भी बढ़ावा दिया। अब किस प्रकार से, देखिए क्या होता है कि खेती, अगर खेती में हम लोग अनाज उगाते हैं, अब अनाज हमें उतना चाहिए जितना हमारे परिवार को हो सके, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा अनाज बचता है उससे हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। उससे हम अपने बाकी काम करते हैं, भाई बेचते हैं, व्यापार करते हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे शहरी जीवन को और ज्यादा बढ़ावा मिला था। फिर तीसरा आप पॉइंट बता सकते हैं, व्यापार का विकास हुआ था। स्थानीय लंबी दूरी का व्यापार दोनों प्रचलित थे। यहाँ पे स्थानीय मतलब एक ही स्थान पर, जैसे कि भाई मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली के किसी एक क्षेत्र में रह रहा हूँ, तो वहां पे ठीक है। और अगर हमें जो लंबी दूरी का मतलब दिल्ली से बाहर तक का व्यापार भी था। फिर विनिमय प्रणाली की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में वस्तु विनिमय के बाद चांदी का उपयोग हुआ। ठीक है, प्रारंभ में वस्तु विनिमय था, उसके बाद फिर चांदी का उपयोग हुआ, मतलब चांदी के कॉइन लाए गए। ठीक है, उन कॉइन के बेसिस पर लोग एक दूसरे से चीज खरीदते बेचते थे। फिर आ जाता है पांचवा पॉइंट, व्यापारिक वस्तुएं, जिसमें अनाज ऊन वस्त्र मिट्टी के बर्तन आदि का व्यापार होता था। छठा पॉइंट आपका आ जाता है व्यापार मार्ग, जैसे मेसोपोटामिया का व्यापार मिस्र सिंध के क्षेत्र और अनातोलिया से था। ठीक है, और सातवां पॉइंट आप बता सकते हैं कि व्यापारियों की भूमिका। व्यापारी वर्ग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कृषि वर्ग के बाद अगर हम देखें तो व्यापारी वर्ग जो था वो अर्थव्यवस्था का एक काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा था, क्योंकि कृषि के माध्यम से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चल रही थी, और कृषि से जो चीजें एक्स्ट्रा बनती थी, और ऐसा नहीं है कि कृषि के बाद भी और चीजें होती थी, जैसे कि ऊन वस्त्र मिट्टी, इन सब चीजों का भी व्यापार होता था। तो सेकंड जो बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि वर्ग था, वो व्यापारियों का वर्ग था। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी कांस्य युग के दौरान। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड वही चीजें पूछी गई हैं कि भाई अर्थव्यवस्था व्यापार और राज्य गठन के बारे में बताना है, तो वो हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, हमने यहाँ पे मेसोपोटामिया का उदाहरण लिया है, तो आप लोग मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ के जाइएगा। अदरवाइज आप लोग मिस्र जो है उसके बारे में भी अपनी किताबों में पढ़ सकते हैं। फिर ये आपका थोड़ा सा कंक्लूजन हो जाता है। कंक्लूजन जो हमने ऊपर पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स को कम शब्दों में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाता है। एक और आपका रिपीट होता है क्वेश्चन, वो है मेसोपोटामिया मिस्र की कांस्य युगीन सभ्यताओं के संदर्भ में अर्थव्यवस्था राज्य गठन तथा समाज की जो प्रकृति है उसका विश्लेषण करना है। सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे भी उसी प्रकार की चीजें बतानी है आपको। बतानी है अर्थव्यवस्था के बारे में, राज्य का गठन की व्यवस्था के बारे में, और समाज की जो प्रकृति थी उसके बारे में। आप लोग चाहे तो ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं मेसोपोटामिया के संदर्भ में, या फिर आप पढ़ सकते हैं मिस्र के संदर्भ में। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे, एक प्रकार से जो आपका इंट्रो होगा वो इस हिसाब से होगा कि कांस्य युग में मेसोपोटामिया की सभ्यता ने संगठित अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था का विकास किया। कृषि अधिशेष शहरीकरण प्रशासनिक नियंत्रण ने राज्य गठन की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाया था। आपको इससे ज्यादा ही बना के लिखना होगा, बस आपको बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए कि भाई वहां पे अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि कृषि की अधिशेष की व्यवस्था थी, शहरीकरण हो रहा था, मतलब जो शहर थे वो बस रहे थे, प्रशासनिक जो नियंत्रण था जिसकी वजह से पूरा प्रशासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। इन सब चीजों ने मिलकर पूरी की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी काफी ज्यादा मजबूत बनाया था। ठीक है, अब आप पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट बता सकते हैं, कृषि और अधिशेष उत्पादन, मतलब सिंचाई आधारित कृषि ने अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी थी। सिंचाई आधारित मतलब सिंचाई के माध्यम से करी जाने वाली जो कृषि थी उसने अर्थव्यवस्था को और ज्यादा, जो होती है ना कि स्ट्रेंथ, वो दी थी, स्थिरता दी थी। अर्थ दूसरा पॉइंट आ जाता है अर्थव्यवस्था का संगठन। मंदिर और राजमहल आर्थिक केंद्र थे, मंदिर थे और राजमहल थे। ठीक है, वो आर्थिक रूप से केंद्र थे, मतलब सेंटर थे। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है कर और भंडारण व्यवस्था। कर के रूप में अनाज एकत्र कर भंडारों में रखा जाता था। कर के रूप में मतलब टैक्स के रूप में जो अनाज होता था, किसानों द्वारा अनाज उगाया जाता था, उसको टैक्स के रूप में लिया जाता था। और जो आप कह सकते हैं ना कि
स्टोर रूम्स होते थे उस समय बहुत बड़े-बड़े, ठीक है? तो उनमें खाने को स्टोर किया जाता था। वहाँ पे आपका खाना जो अनाज है उसे रखा जाता था, भंडारण करा जाता था। अगला पॉइंट आपका आता है राज्य का उदय, तो प्रशासन, कानून और सेना के साथ राज्य का विकास हुआ। चौथे में आप बता सकते हैं शासन वर्ग की भूमिका, राजा धार्मिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। राजा क्या था? धार्मिक रूप से और राजनीतिक शक्ति से रूप से जो मेन था, सेंटर में था, उसके पास सारी पावर थी। ठीक है? फिर छठे पॉइंट में आप सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बताते हैं। समाज शासक, पुजारी वर्ग, व्यापारी, श्रमिक ये सारे वर्ग में विभाजित था। समाज जो था वो कई सारे वर्गों में विभाजित था। जैसे कि शासक जो कि शासन चलाने में, पूरी व्यवस्था चलाने में आते थे। पुजारी जो कि पूजा या मंदिर से रिलेटेड कामों में थे। व्यापारी जो व्यापार करते थे। और श्रमिक वर्ग जो कि हेल्परी के काम में आते थे। ठीक है? तो इन सारे वर्गों में पूरा का पूरा समाज बटा हुआ था। फिर आपका अगला पॉइंट आता है कि लेखन और प्रशासन। तो लेखन प्रणाली ने प्रशासन और व्यापार को नियंत्रित किया था। लेखन प्रणाली जो थी उसने व्यापार को और प्रशासन को दोनों को नियंत्रित कर रखा था। लेखन मतलब लिखने की जो व्यवस्था थी उसमें। ठीक है? तो ये आपके पॉइंट हो जाते हैं। फिर ये आपका थोड़ा सा निष्कर्ष हो जाता है, इससे ज्यादा ही आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। ठीक है? फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं। एक अगला आपका रिपीटेड क्वेश्चन आता है, वो हड़प्पा और चीन से रिलेटेड आता है। हड़प्पा सभ्यता और चीन से रिलेटेड जो सभ्यता है, ठीक है, मतलब चीन की जो सभ्यता थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा या चीन सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहलू के बारे में आपको बात करनी है। क्वेश्चन यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हो चुका है, जैसे कि निम्नलिखित कांस्य युगीन सभ्यताओं में से किसी एक के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर निबंध लिखना है। हड़प्पा सभ्यता या चीन सभ्यता, 2 ऑप्शन दिए गए थे हमें क्वेश्चन में। हड़प्पा के बारे में चाहे तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू किस प्रकार के थे, या फिर यही बातें आप चीन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है? और सेम क्वेश्चन आपका एक बार और रिवाइज होता है, जिसमें कांस्य युगीन सभ्यता, जिसमें हड़प्पा और चीन आता है, के समाज और धर्म का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आपका लगभग सेम ही है। ठीक है? तो आप यहाँ पे हमने हड़प्पा सभ्यता का जो है उदाहरण लिया है, आप चाहे तो चीन का भी ले सकते हैं उदाहरण, आपके अपने अकॉर्डिंग है। जिस चीज के बारे में आपने पढ़ा होगा उसी का उदाहरण लिया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की एक प्रमुख सभ्यता थी। उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में विकसित हुई थी। ठीक है? यह सभ्यता अपनी सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक विकास और समृद्धि सांस्कृतिक जीवन के लिए जानी जाती थी। ठीक है? इन सभी चीजों की वजह से ये जो व्यवस्था है हड़प्पा सभ्यता, ये जानी जाती थी। पॉइंटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका, हम यहाँ पे सामाजिक पॉइंट की बात करेंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक तीनों पहलुओं की बात करेंगे। पहला आपका आ जाता है सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा समाज संगठित और अनुशासित था। वहां पे अनुशासन पूरी तरह से चलाया जाता था। ठीक है? ठीक प्रकार का अनुशासन था। नगर नियोजन से पता चलता है कि समाज में व्यवस्था और समानता पर जोर था। ठीक है? जब आप उसका नगर नियोजन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पे जो समाज था और जो व्यवस्था थी ना, उसमें समानता थी। ठीक है? मतलब इक्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अमीर है या कुछ लोग बिल्कुल ही वो हैं। ठीक है? इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लगभग समानता थी। तो वहां पे घरों का जो स्ट्रक्चर था, नदियों का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, नाले, पानी, स्नानगार, ठीक है, मंदिर, ये सारी चीजें जो थी वो एकदम सही प्रकार से थी। दूसरा आ जाता है परिवार और दैनिक जीवन की बात करें तो लोग पक्के मकानों में रहते थे, परिवार आधारित जीवन था और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। परिवार वाले फैमिली ज्यादा रहती थी, मतलब जो लोग थे, वो जो पूरी बसावट थी वो परिवार बेस्ड थी। ठीक है? तीसरा पॉइंट आ जाता है धार्मिक विश्वास। हड़प्पा जो वासी थे वो प्राकृतिक पूजा करते थे, जैसे मातृ देवी, ठीक है, पशुपति, फिर वृक्ष पूजा, ये सारी चीजों को वो पूजते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय कोई भगवान की मूर्तियां थी, नहीं। वहां पे जमीन को, मतलब मातृभूमि को पूजा जाता था। पशु जो थे उनको पूजा जाता था। ठीक है? इसीलिए आपको उनके सिक्कों पर क्या देखने को मिलेगा? एक पशु देखने को मिलेगा। ठीक है? जो मुद्रा के ऊपर भी छपा था, तो वो, और फिर वृक्षों को पूजा जाता था, इन चीजों को पूजा जाता था। फिर चौथा पॉइंट आता है आपका अत्येष्ट परंपराएं। शवों को दफनाने की परंपरा थी, जिसमें मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास का संकेत मिलता है। ठीक है? अब क्या होता था कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो बॉडी होती थी उसको दफना दिया जाता था। वो लोग मानते थे कि व्यक्ति के मरने के बाद भी जो जीवन है उसका संकेत उनसे मिलता है। ठीक है? कला और शिल्प की अगर हम बात करें तो मोहरे, मूर्तियां, मन के आभूषण और खिलौने हड़प्पा संस्कृति की कलात्मक उन्नति को दर्शाते हैं। छठा पॉइंट आता है सांस्कृतिक जीवन। इसमें नृत्य, मुद्रा वाली, कांस्य मूर्ति और आप कह सकते हैं कि संगीत से जुड़े प्रमाण सांस्कृतिक समृद्धि को भी दिखाते हैं कि भाई वहाँ पे जो संस्कृति थी ना वो भी काफी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी थी। ठीक है? फिर आपका आ जाता है सातवां पॉइंट कि लिपि और प्रतीक। तो हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन मोहरों पर बने चिन्ह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम थे। ठीक है? हड़प्पा की सभ्यता की जो लिपि थी ना वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। ठीक है? आज तक हम उसे नहीं पढ़ पाए, समझ नहीं पाए कि उसमें क्या शब्द है, क्या बताया गया, वो सारी चीजें। लेकिन जो मोहरे मोहरे हैं, ठीक है,
उन पर जो चिन्ह बने हैं उनसे ये पता चलता है कि वहाँ की संस्कृति की अभिव्यक्ति की जाती थी उन मोहरों के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आपका ये निष्कर्ष आ जाता है, थोड़ा सा आप निष्कर्ष पढ़िएगा। फिर ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन, आपके 4 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और 3 पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 4 पॉइंट है आपके। पॉज़ करके आप लोग ज़रूर पढ़िएगा इन्हें, और 3 पॉइंट ये। उसके बाद आपका ये जो निष्कर्ष है वो, ठीक है। फिर अब आपके इसी में हमने ऊपर आपको 2 पूछे गए थे ना, हड़प्पा के बारे में और चीन के बारे में। तो अब हमने चीन के बारे में भी आपके लिए लिखा है, तो आप चीन का भी पढ़ के जाइएगा। समझिए कि भूमिका में जो हम बात करें, तो जो शॉन्ग है उसको चीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो शॉन्ग सभ्यता चीन की कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब कांस्य युग के दौरान डेवलप हुई सभ्यता थी, जो हुआंग हो, मतलब पीली नदी घाटी, पीली नदी जो थी, ठीक है, उस घाटी के में विकसित हुई थी। यह सभ्यता अपनी संगठित सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक विश्वास और विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती थी। पॉइंटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट बनेगा सामाजिक संरचना से रिलेटेड। सौंग समाज वर्गों में विभाजित था। राजा और कुलीन वर्ग सबसे ऊपर थे, ठीक है, राजा और जो कुलीन वर्ग थे सबसे ऊपर थे, जबकि किसान और जो श्रमिक वर्ग था वो नीचे थे। फिर अगला पॉइंट आता है राजा और शासन व्यवस्था। तो राजा समाज का सर्वोच्च शासक था और उसे धर्म शक्ति प्राप्त थी। अब समझिए कि राजा जो है वो शासन व्यवस्था चलाता था पूरे समाज में, उसे सबसे टॉप पर माना जाता था, ठीक है, आखिरी फैसला उसी का होता था और उसके फैसले सबको मानने पड़ते थे, ये सारी चीजें। और धार्मिक शक्ति भी उसको प्राप्त थी, ठीक है। शासन और धर्म आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। जो शासन व्यवस्था है और जो धर्म की व्यवस्था है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, क्योंकि राजा को ही क्या माना जाता था, आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च माना जाता था, ठीक है। धार्मिक शक्ति भी उसी के प्रकार थी, पास थी, तो ये सारी चीजें। फिर तीसरा आ जाता है सॉन्ग। जो लोग हैं वो पूर्वजों को की पूजा करते थे, वे मानते थे कि पूर्वज आत्माएं उनके जीवन को प्रभावित करती है। जो चीनी सभ्यता, चीन की जो सभ्यता थी कांस्य युग की, जिसको सॉन्ग सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, पूर्वजों की पूजा करते थे, अपने पूर्वजों को मानते थे। वो मानते थे कि भाई उनके जो पूर्वज हैं, जो जा चुके हैं, उनकी जो आत्माएं हैं वो उनके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, ये सारी चीजें। फिर चौथा पॉइंट आता है देवताओं और प्रकृति की पूजा के रिलेटेड। सॉन्ग सभ्यता में प्रकृति शक्तियों और देवताओं की पूजा की जाती थी, विशेषकर वर्षा, कृषि से जुड़े जो देवता थे उनकी पूजा करी जाती थी। पांचवें पॉइंट में आ जाता है ओरेकल बोन। धार्मिक नियंत्रण और भविष्य जानने के लिए ओरेकल बोन का प्रयोग किया जाता था, जो शौंग धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा था, ठीक है। छठा पॉइंट आपका बनता है कांस्य कला और शिल्प। सौंग सभ्यता में कांस्य के बर्तन, हथियार और धार्मिक वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है। जो चीन की सभ्यता थी वहां पे आप कह सकते हैं कि कांस्य के बर्तन, हथियार और जो धार्मिक से रिलेटेड वस्तु है, धर्म से रिलेटेड जो वस्तु है वो बनाई जाती है, जैसे कि मूर्तियां हो गई या फिर कोई और प्रकार का जो धार्मिक चीज है, वो सब कांस्य से बनाए जाते थे। जो उनकी तकनीक उन्नति को क्या दिखाते हैं, दर्शाते हैं। वो दिखाते हैं कि भाई उस समय भी एक अच्छी खासी जो उन्नति थी वो कर चुके थे। फिर सातवां पॉइंट आपका आ जाता है सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें आता है अनुष्ठान, बाली, ठीक है, बलि प्रथा और धार्मिक समारोह। सॉन्ग की संस्कृति को क्या दिखाता है, मुख्य रूप से भाग है। फिर ये आपका निष्कर्ष हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने ऊपर बात करें 7 पॉइंट, ये आपके 5 पॉइंट आ जाते हैं, 2 पॉइंट आपके इधर आ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये, उसके बाद आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हो जाता है। अगला आपका रिपीटेड क्वेश्चन आता है, वो आता है मिनोअन और माइसिनी सभ्यता के विकास के कारक बताइए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, मिनोअन अथवा माइसिन सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। इसमें देखें तो ये आपका उदाहरण हो जाता है, वो इंट्रोडक्शन हो जाता है। कांस्य युग में मिनोअन और माइसिन सभ्यता का विकास एजियन क्षेत्र में हुआ था, एशियन क्षेत्र में हुआ था। इस काल में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है, जिनसे ये सभ्यता थी जो उन्नत हुई थी, जिनसे ये जो सभ्यता थी वो उसका विकास हुआ था काफी ज्यादा अच्छे से, ठीक है। पॉइंटों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला आपका पॉइंट बनता था सामाजिक सामाजिक संरचना। समाज वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें शासक वर्ग, फिर कारीगर और फिर किसान लोग शामिल थे। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि परिवार और जीवन शैली से रिलेटेड। नगरों में संगठित जीवन और महलों के आसपास बस्तियां विकसित हुई, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मिनोअन और माइसिन की जो सभ्यता थी उसके बारे में, ठीक है, उसका विकास से रिलेटेड चीजों के बारे में। वहां पे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से हुआ था वो। तो परिवार शैली की अगर हमारा दूसरा पॉइंट देखें, तो नगरों में संगठित जीवन और महलों के आसपास बस्तियों का विकास हुआ था। नगर में जो ऑलरेडी महल बने हुए थे, उस महल के आसपास के क्षेत्र में भाई बस्तियां बसने लगी थी, लोग बसने लगे थे आके,
ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आपका बनता है कृषि और पशुपालन। अनाज, जैतून, अंगूर की खेती प्रमुख थी। चौथा पॉइंट आता है व्यापारिक गतिविधियां, जिसमें समुद्री व्यापार के कारण आर्थिक समृद्धि हुई। ठीक है, धन के रूप से अगर हम देखें कि मतलब पैसों के आधार पर देखें, तो जो अच्छा खासा व्यापार हो रहा था वो हो रहा था समुद्री व्यापार से। ठीक है, और वहां से अच्छी खासी आर्थिक आमदनी भी हो रही थी लोगों को। फिर पांचवा पॉइंट आ जाता है आपका कला और वास्तुकला। तो महल, भित्ति चित्र, सुंदर शिल्पकला विकसित हुआ था। ये सारी चीजें आपको जो है देखने को मिलती हैं वहां पे। महल, फिर भित्ति चित्र या फिर सुंदर जो शिल्पकला थी, अच्छी खासी जो आर्किटेक्चर से वो देखने को मिलते हैं। छठा पॉइंट आता है धार्मिक विश्वास। देवी देवताओं की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान वहां पे क्या थे, प्रचलित थे। अगला पॉइंट आता है आपका सांस्कृतिक जीवन। नृत्य, संगीत, उत्सव सामाजिक जीवन का क्या थे, हिस्सा थे। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ के सांस्कृतिक जीवन में भी देखने को मिलती है। उसके बाद ये आपका आ जाता है निष्कर्ष। ठीक है, ये निष्कर्ष हो जाता है। उसके बाद निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला पार्ट हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है जो मिनोअन और माइसिन जो सभ्यता है उससे रिलेटेड। मिनोअन माइसिन सभ्यता में कांस्य युग के उदय के कारक का विवरण कीजिए। ठीक है, कांस्य युग के जो उदय हुआ, ठीक है, उसके कारणों के बारे में बात करनी है। मिनोअन और माइसिन सभ्यता में कांस्य युग का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई भौगोलिक, आर्थिक और तकनीकी परिणाम उसके थे। ठीक है, देखिए कांस्य युग पूरा का पूरा युग चला आया। उस युग में जितनी भी सभ्यताएं पनपी, जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई, वो ये है। ठीक है, तो कांस्य युग के दौरान एक सभ्यता और बनी थी जिसका नाम है मिनोअन और माइसिन सभ्यता। ठीक है, तो ये एकदम से अचानक से नहीं बनी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले एक आंसर में भी बताया कि कोई भी सभ्यता अचानक से नहीं बनती। ठीक है, एक सभ्यता को बनने में, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम तक आने में बहुत लंबा टाइम लगता है, जब वो डेवलप होना चालू होती है या फिर बनना ही चालू होती है। तो ये हो जाता है। ठीक है, इसमें पॉइंटों की अगर हम बात करें कि भाई कांस्य युग में अचानक से उदय नहीं हुआ, इसके पूरे का पूरा एक प्रोसेस था। तो प्रोसेस में पहला जो पॉइंट बनेगा आपका, वो बनेगा भौगोलिक स्थिति। एजियन सागर के पास होने से संपर्क और व्यापार जो था वो बढ़ा था। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि कृषि अधिशेष, अतिरिक्त उत्पादन ने नए कार्यों को संभव बनाया। क्या हुआ कि भाई खेती में बहुत ज्यादा चीजें उगने लगी थी। ठीक है, उतनी चीजें यूज में नहीं थी। ठीक है, खराब हो जाती, इसीलिए लोगों ने उसका क्या करा, व्यापार करना चालू कर दिया था। तीसरा पॉइंट आता है धातु तकनीक का विकास। तांबे और टीन के मिश्रण से कांसे का उपयोग हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कांसे का उपयोग हुआ था किसका, तांबे और टीन को मिलाकर। जब तांबे और टीन को एक दूसरे के साथ गलाकर मिलाया गया, ठीक है, तो उन्होंने बनाया कांस्य, जो कि पूरे के पूरे एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब कांस्य बना, ठीक है, तभी से उसका युग चालू हो चुका था। तो उस कांस्य का यूज करके जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, वो सब कांस्य युग की व्यवस्थाओं में, वो सभ्यताओं के टाइम में आती है। ठीक है, उसमें से एक ये भी है, मिनोअन माइसिन भी आती है। चौथा पॉइंट आता है व्यापार नेटवर्क। दूर दराज क्षेत्रों में धातुओं और वस्तुएं आई, ठीक है, वहां पहुंचाई गई। पांचवा आ जाता है कारीगर और विशेषज्ञ। धातु कर्मियों और कारीगरों का विकास हुआ था। एक नया वर्ग निकलकर सामने आया जब कांसे का, आप कह सकते हैं कि वो हुआ ना, ढूंढे कांसे को ढूंढा गया, जब मिलकर बनाया गया, तो एक धातु कर्मी और कारीगरों का वर्ग जो था वो पूरा का पूरा निकल कर बाहर आया कि जी हम इससे रिलेटेड काम करेंगे। फिर छठा पॉइंट आता है जनसंख्या वृद्धि। स्थायी बस्तियों और नगर विकसित हुए थे। और सातवां पॉइंट आपको बनता है राजनीतिक संगठन। शासक वर्ग और प्रशासनिक व्यवस्था बन गई थी। वहां पे शासक वर्ग भी हो चुका था और प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो भी आ चुकी थी, जिसको लोग फॉलो करते थे और सही से जो है काम करते थे। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर ये आपका आ जाता है निष्कर्ष इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस निष्कर्ष को भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है खत्म होता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं ये आपका दिया गया ये वाला पार्ट, और उसके बाद आपका ये वाला पार्ट दिया गया है। आपका अगला एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट मिस्टेक है। ठीक है, मिनोअन और माइसिन सभ्यता के राजनीतिक और आर्थिक जो विकास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप बेसिक चीजें आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, सभ्यता के बारे में जो हमने आपको ऊपर बताया, पॉइंट यहाँ पे सिर्फ आपके चेंज होंगे। राजनीतिक के बारे में पूछता है तो राजनीतिक रिलेटेड, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछता है तो वहाँ की, ठीक है, वहाँ की अगर सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछता है तो समाज वहाँ पे किस तरह का था, किस तरह से चलाई जाती थी चीजें, वो सारी चीजें आपको बतानी है। बात करें हम राजनीतिक की, तो यहाँ पे पहला आपका बनता है राजनीतिक सत्ता। राजा और शासक वर्ग का प्रभुत्व था, मतलब सबसे पावरफुल वहां पे राजा और जो शासक था वो था। ठीक है, दूसरा आ जाता है महल केंद्रीकृत शासन। महल प्रशासन और नियंत्रण के केंद्र थे। कर और अधिशेष संग्रह, उत्पादन से कर लिया जाता था। जो भी चीज का प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन से टैक्स लिया जाता था लोगों से। ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, खेती आर्थिक जीवन की
जो थी आधार थी, खेती थी, आर्थिक जीवन का आधार थी, मतलब सब कुछ ज्यादातर चीजें खेती के ऊपर निर्भर थी। व्यापार और विनिमय, समुद्री व्यापार से संपन्नता बढ़ी थी, मतलब समुद्री जो व्यापार था वो काफी अच्छा चल रहा था, उससे लोग संपन्न हो रहे थे। फिर छठा पॉइंट आ जाता है कारीगरों की भूमिका, शिल्प और धातु कार्य से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। और सातवें से राज्य नियंत्रण, आर्थिक गतिविधियों पर शासक का नियंत्रण था। ठीक है, आर्थिक रूप से जितने भी काम होंगे, व्यापार होंगे, कृषि होगी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं शासक जो वर्ग था उसका नियंत्रण था। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका, ये आपका जो कंक्लूजन है वो हो जाता है। फिर ये आपका यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और रिपीटेड क्वेश्चन आता है, वो आता है हड़प्पा और चीन सभ्यता के शिल्प उत्पादन और अर्थव्यवस्था और व्यापार से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या बनेगा, हड़प्पा या चीन सभ्यता के अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के पैटर्न का मूल्यांकन कीजिए। किस प्रकार से करना है ये बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे देंगे, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करी, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। पॉइंट में आप लिखेंगे, पहला पॉइंट आपका बनेगा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता काफी दर तक कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी वो थी। ठीक है, दूसरा अधिशेष उत्पादन, कृषि से अतिरिक्त उत्पादन हुआ जिससे व्यापार संभव हुआ। शिल्प उत्पादन, मन के धातु, वस्तु, औजार और बर्तन बनाए जाते थे। चौथे में आप पढ़ सकते हैं अतिरिक्त व्यापार, नगरों और निर्माण क्षेत्रों में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। पांचवे में आप पढ़ेंगे दूरस्थ व्यापार, हड़प्पा का मेसोपोटामिया से तथा शौग की अन्य जो चीनी क्षेत्र थे वहां पे भी व्यापार था। छठा पॉइंट बनेगा मानकीकरण, बाट माप और वस्तुओं में समानता व्यापार का को आसान बनाती थी। जो बात है ना, वहां पे बाट का यूज किया जाता था, बाट माप मतलब किसी वस्तु को मापने के लिए, वजन नापने के लिए बाट जो थे उनका यूज किया जाता था, वो आ चुके थे। ठीक है, उसके बाद आता था सातवां पॉइंट, व्यापार मार्ग मार्ग की बात करें तो स्थल, नदी मार्गों का उपयोग किया जाता था मेसोपोटामिया और सोंग की जो अन्य क्षेत्रीय सभ्यताएं हैं वहां तक जाने में और वहां से व्यापार करने में। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़े, हड़प्पा और चीन सभ्यताओं के शिल्प उत्पादन एवं व्यापार का महत्व बताइए। शिल्प उत्पादन के बारे में और जो व्यापार का महत्व था वो आपको यहाँ पे बताना है। इंट्रोडक्शन सेम रहेगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, वहां पे आपको बस बदल देना है कि भाई शिल्प उत्पादन किस प्रकार का था, व्यापार व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये सारी चीजें। फिर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो पहला आपका पॉइंट बनेगा शिल्प विशेषज्ञता, कुम्हार, धातुकर्मी, मानक जो मन का निर्माता थे जैसे कारीगर वहां पे अवेलेबल थे, वो लोग ये काम करते थे। ठीक है, कुम्हार जो थे वो, फिर धातुकर्मी धातुओं से बनी हुई चीजों के लिए, ठीक है, मनकों का निर्माण करने के लिए जो मन का निर्माता थे वो लोग कारीगर थे। फिर आ जाता है दूसरा पॉइंट, गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन, शिल्प वस्तुएं सुंदर और टिकाऊ होती थी। हड़प्पा सभ्यता में इस टाइम पे जो वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है, वो शिल्प वस्तुएं काफी ज्यादा सुंदर होती थी और लंबे टाइम तक चलने वाली होती थी, टिकाऊ होती थी। अगला पॉइंट आपका आ जाता है रोजगार और रोजगार के अवसर, शिल्प उत्पादन से बड़ी संख्या में लोगों को काम मिला था। ठीक है, शिल्प उत्पादन जो था उससे बड़ी संख्या में लोगों को काम मिला था, मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफी बड़ा वर्ग शिल्प उत्पादन के काम में शामिल था। चौथा पॉइंट आपका बनता है व्यापार का विस्तार, शिल्प वस्तुओं व्यापार का मुख्य वस्तु थी। शिल्प की जो वस्तुएं थी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं ना कि हाथों से कारीगरी करके चीजों को डेवलप करना, ठीक है, वो काफी बड़ा व्यापार था, वहां पे उसका लेन देन होता रहता था। फिर आपका अगला पॉइंट आ जाता है कि सामाजिक संगठन, कारीगरों और व्यापारियों को अलग जो वर्ग था वो विकसित था। आर्थिक समृद्धि, व्यापार से संपत्ति और संसाधनों में वृद्धि हुई। और सातवां पॉइंट आपका बनेगा सभ्यता के बीच संपर्क, व्यापार से संस्कृति सांस्कृतिक संपर्क जो था वो बढ़ा था। व्यापार करने से लोग जो थे हड़प्पा वाले वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जान पाए, चीन की सभ्यता के बारे में जान पाए थे। तो ये सारी चीजें हो जाती है। फिर आपका इंट्रोडक्शन वो कंक्लूजन आ जाता है, निष्कर्ष। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद ये आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आंसर। अगला एक आपका रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आपका प्रमुख अवधारणाओं और प्रथाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये और ये क्वेश्चन में सेम चीज पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे बस टॉपिक आपके बदल दिए गए हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, जैसे धातु प्रौद्योगिकी और पर वाद विवाद, कांस्य युग के स्रोत, शहरी समाज की विशेषताएं, मिनो और माइसिन सभ्यता एवं कला वास्तुकला। ठीक है, ये टॉपिक हो जाते हैं। फिर कांस्य युग आ जाता है, दोबारा आपका एक बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर संस्कृति और सभ्यता के बीच में क्या बातचीत है वो, मेसोपोटामिया और मिस्र के राज्य गठन, और मिनोअन और माइसिन की जो संविधान प्रथा थी वो। और आपका लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि पुरातत्व था। फिर नगरीय क्रांति एक टॉपिक दिया गया आपको, मेसोपोटामिया और मिस्र में धर्म के टॉपिक दिए गए, और मिनोअन और माइसिन की जो सभ्यता थी वो उसके कला के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं। आप, मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप इनको पॉज करके शॉर्ट नोट को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोट है इन टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपका पहला टॉपिक जो यहाँ पे बनता है वो बनता है धातु प्रौद्योगिकी पर वाद विवाद।
ठीक है, इसको हिंदी में हमने लिखा है, ये वाला आपका हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, धातु प्रौद्योगिकी मतलब जो मेटल टेक्नोलॉजी थी उससे रिलेटेड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये रहा आपका टॉपिक। उसके बाद अगला आपका टॉपिक आता है कांस्य युग के स्रोत। देखिए यहाँ पे हम इसे इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि काफी ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक है, आपको बेसिकली इजी वर्ड्स में लिखा गया है, इनको आप पढ़ेंगे समझ लेंगे। कांस्य युग में जो स्रोत थे, ठीक है, कांस्य युग के स्रोत मतलब सोर्स ऑफ ब्रॉन्ज एज, इसमें आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है। खुदाई करने के बाद जैसे हमें क्या मिली थी, बस्तियों के अवशेष मिले, औजार मिले, हथियार मिले, आभूषण, मिट्टी के बर्तन मिले, जो कि क्या बताते हैं, कांस्य युग से रिलेटेड जानकारी हमें देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है इंग्लिश मीडियम के लिए ये। फिर आ जाता है तीसरा टॉपिक आपका शहरी समाज की विशेषताएं आपको बतानी है। तो शहरी समाज जो था वो इसके बारे में विशेषता ये है आपके लिए। ठीक है, ये आप पढ़ के जाइएगा जरूर। फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सेम टॉपिक ये। अगला आपका जो चौथा टॉपिक दिया गया था वो दिया गया था मिनोअन और माइसिन की जो संविधान प्रथा थी उसके बारे में। तो ये आपका दे दिया गया टॉपिक के बारे में। ठीक है, संविधान प्रथा मतलब सबको आखिर में क्या करा जाता था, वो सारी चीजें, मृत्यु के बाद वाली चीजें, ठीक है, उससे रिलेटेड। फिर आपका ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। कांस्य युग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ये आपका पहला पैराग्राफ हो जाता है इसके बारे में। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका दूसरा पैराग्राफ भी दिया गया। इसी तरीके से आपको जो टॉपिक दिया जाएगा लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको 4 दिए जाएंगे, 4 में से किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो है एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो हो सकता है वो टॉपिक इसी में से रिपीटेड हो जो कि हम आपको बता रहे हैं, तो इन टॉपिक के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अगला टॉपिक आपका दिया गया है संस्कृति और सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो ये हमने लिखा है संस्कृति और सभ्यता के बारे में जो भी शॉर्ट नोट बनता है वो। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो जाता है। अगला टॉपिक आता है आपका मेसोपोटामिया या फिर मिस्र का जो राज्य गठन था वो। तो वो ये हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये हो जाता है। आगे आता है पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी के से रिलेटेड। तो ये हो जाता है आपके लिए टॉपिक। ये थोड़ा छोटा हो गया है यहाँ पे, तो आपको इससे ज़्यादा डेवलप करके लिखना होगा। ठीक है, हमने इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में ये आता है तो। फिर आता है आपका नगरीय क्रांति से रिलेटेड मतलब अर्बन रेवोल्यूशन। तो ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये। फिर मेसोपोटामिया और मिस्र में धर्म की जो व्यवस्था थी उससे रिलेटेड ये आपका हो जाता है, और ये इंग्लिश के लिए। फिर मिनियन और माइसिन की जो कला व्यवस्था थी वहां के लिए ये, और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ठीक है, अब आपका यहाँ पे आ जाता है वो वाले क्वेश्चन जो कि रिपीट नहीं हुए पर वन टाइम पूछे गए हैं। ठीक है, विभिन्न स्रोत किस प्रकार विश्व सभ्यताओं को समझाने में मदद करते हैं, मतलब अलग अलग सोर्सेस जो कि हमें मिले हैं, जो कि हमें किस प्रकार बताते हैं उस सभ्यता के बारे में, तो उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा कि भाई किस प्रकार के स्रोत मिले हैं। जैसे कि पहला जो हमें स्रोत मिला था वो मिला था पुरातात्विक स्रोत, खुदाई से प्राप्त अवशेष जिसमें मनके आते हैं, औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, कब्रों में हमें दैनिक जीवन की जो है तकनीक की जानकारी देते हैं। जो कब्रें हैं वो हमें वहाँ पे दैनिक जीवन किस प्रकार का होता था, डेली का लोग जो लाइफ थी वो किस प्रकार की थी, वो हमें जानकारी देते हैं। अगला आपको जो ऑप्शन पॉइंट लिख सकते हैं वो है भौतिक अवशेष, जिसमें स्मारक मिले हैं, मंदिर मिले हैं, नगर नियोजन, यह बताती है कि सभ्यता कितनी विकसित थी। तीसरा आ जाता है लेखन सामग्री, जिसमें शिलालेख, मट्टी की तख्ती जो तख्तियां थी वो, ठीक है, पपीरस प्रशासन और शासन व्यवस्था को समझाने में हमें क्या करती है, मदद करती है। चौथा पॉइंट आता है कला और मूर्तियां। मूर्तियां, चित्र और वास्तुकला धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक जीवन को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। पांचवा पॉइंट धार्मिक ग्रंथों और प्रतीक, देवताओं, अनुष्ठान अनुष्ठानों और धार्मिक सभ्यताओं की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, वहाँ पे देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है, और धार्मिक रूप से जो वहाँ पे संस्थाएं थी उनकी जानकारी भी हमें मिलती है। छठा पॉइंट आता है पर्यावरणीय स्रोत, जैसे नदी, भूमि और जलवायु, यह बताती है कि सभ्यता कहाँ और क्यों विकसित हुई थी, वहां पे क्यों विकसित हुई, क्यों कारण थे सिर्फ वहीं पे विकसित हुई, तो वो सारी चीजें हमें पता चलती है। फिर आता है अगला पॉइंट तुलनात्मक अध्ययन। तो विभिन्न सभ्यताओं के स्रोत की तुलना से उनके आसपास के संबंध और अंतर जो है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष हो जाता है, और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। ठीक है, फिर आपका एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वो है कि सभ्यता के उत्कर्ष तथा विकास के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारणों के ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये सभ्यता के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं, कृषि का विकास हुआ था, स्थायी खेती से भोजन का अधिशेष हुआ और जो सभ्यता का क्या बना था, बेस बना था। नदियों की भूमिका, नदी जो थी काफी ज्यादा भूमिका निभाती है क्योंकि नदी के आसपास ही ज्यादातर सभ्यताएं विकसित हुई थी।
अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन का मतलब कि भाई खेती करी जा रही है, खेती से जितना हमें चाहिए उतना उग जा रहा है, परंतु ज्यादा हो रहा है तो हम उसका क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इससे व्यापार भी ज्यादा बढ़ा था। जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोग आके बसने लगे थे। श्रम का विभाजन हो गया था, लोग अलग अलग कार्यों में करने लगे थे। व्यापार का विकास हुआ था। ठीक है, और आखिरी पॉइंट आता है राज्य और प्रशासन से रिलेटेड। तो ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इतने भी पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, आपको फुल में से फुल नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है। फिर ये आपका जो निष्कर्ष है वो हो जाता है, और ये आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए रिपीट होता है, वो है कि प्रारंभिक प्रणाली, लेखन प्रणाली की उत्पत्ति ने सभ्यता के विकास को कैसे प्रभावित किया। मेसोपोटामिया अथवा मिस्र के संदर्भ में आपको बात करनी है। एकदम शुरुआत में जो लिखने की व्यवस्था थी, ठीक है, उसने किसी सभ्यता को कैसे विकास के, उसके विकास को कैसे प्रभावित किया, तो ये आपको बता रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप पहला पॉइंट में बताएंगे रिकॉर्ड रखने की सुविधा। लिखने की जो व्यवस्था थी, उससे रिकॉर्ड रखने की जो सुविधा थी वो इजी हो गई थी, जैसे कि कर और अनाज और व्यापार का लेखा जोखा रखा जाने लगा। प्रशासनिक नियंत्रण, शासकों को शासन चलाने में सहायता मिली थी लिखने की व्यवस्था से। तीसरा आ जाता है कानून और नियम, नियमों को लिखित रूप से लागू किया गया। व्यापार का विस्तार, व्यापार समझौते और लेन देन में सुविधा हुई थी। जब व्यापार किया जाता था तो लिखा पढ़ी के बाद व्यापार किया जाता था। ठीक है, जो कि आज के टाइम में भी हम देख सकते हैं। सांस्कृतिक नियंत्रण था, ज्ञान और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगी थी। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान सुरक्षित रहे। और मेसोपोटामिया और मिस्र के उदाहरण में क्यूमिनिफॉर्म और हायरोग्लिफ लेखन का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन रिपीट होता है, वो है आपका, मतलब एक बार पूछा गया है, कांस्ययुगीन हड़प्पा अथवा चीन में सभ्यताओं में जो अलग अलग चरण थे, उन चरणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कांस्य युग में जो सभ्यता थी धीरे धीरे कई चरणों में हुआ। ठीक है, मतलब कांस्य युग में जो सभ्यता का विकास हुआ था, ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब भाई ब्रॉन्ज एज चल रहा था, तो उस समय जो सभ्यता का विकास हुआ था वो किस किस चरणों में हुआ था, तो उन चरणों की बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे हम हड़प्पा और चीन के किसी के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो पॉइंट में लिखेंगे, पहला पॉइंट आता है कृषि का विकास और स्थायी बसावट। खेती की शुरुआत हुई, खेती का विकास हुआ, खेती के विकास के कारण जो लोग थे वो आकर एक ही जगह पर बसने लगे, वहां पे क्या हुई, बसावट हुई। कांस्य युग में सबसे पहले खाना बदोश थे। ठीक है, कांस्य युग से पहले जो लोग थे वो क्या थे, खाना बदोश थे, मतलब उन्होंने एक जगह पे रुके, वहां पे सारी चीजें खा ली, जब वहां पे खाने योग्य चीजें खत्म होगी तो वो दूसरी जगह चले गए, इन्हें कहते हैं खाना बदोश। लेकिन खेती के कारण क्या हुआ, कृषि के कारण क्या हुआ, वो लोग एक ही जगह पर रुककर वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। फिर गांव बसे, गांव से नगर बने, ये सारी चीजें। अतिरिक्त उत्पादन, मतलब ज्यादा चीजों का उत्पादन हो रहा था, मतलब चीजें जो थी वो ज्यादा ही प्रोड्यूस हो जा रही थी खेती के माध्यम से। फिर शिल्प विशेषज्ञता का उदय हुआ था, जिसमें कुम्हार आ जाते हैं, लोहार, बढ़ई जैसे जो कारीगर वर्ग थे, इन सब का विकास हुआ। फिर जो कांस्य धातु थी उसका उपयोग चालू हो गया, औजार बनाने में कांस्य का यूज होता था, हथियार बनाने में, आभूषण बनाने में कांस्य का उपयोग होने लगा था। शहरी क्रांति को विकास मिला, हड़प्पा ने मोहनजोदड़ो जैसे नगर और शांग सभ्यता में संगठित जो नगर थे वो उभर कर सामने आए। छठे पॉइंट में आप बात कर सकते हैं यहाँ पे प्रशासन और राज्य व्यवस्था के बारे में। नगर को चलाने में शासक वर्ग, अधिकारी और नियम बने। और सातवें पॉइंट में आप लिख सकते हैं लेखन और सांस्कृतिक विकास। हड़प्पा में मोहरे और शोंग में लिखित प्रतीक सांस्कृतिक जो विकास है उस चीज को दर्शाते हैं। इस तरह से आप पॉइंट बना के अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा, ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रह गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जो कि रिपीट नहीं हुआ है बट एक बार पूछा गया है, तो उसको भी देख लेते हैं कि शहरी क्रांति शब्द का मूल्यांकन कीजिए। सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में इसका महत्व क्या था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो शहरी क्रांति जो शब्द है, पहले तो आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। और सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में शहरी क्रांति का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो शहरी क्रांति की अवधारणा जो थी वो वी गॉर्डन चाइल्ड द्वारा दी गई थी। इसका अर्थ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रामीण समाज से शहरी और सभ्य समाज का उदय हुआ था। ठीक है, गांव का जो समाज था उससे वो समाज जो था, वो व्यवस्था जो थी वो डेवलप हुई, उसके बाद शहरों का निर्माण हुआ, सभ्य समाज बना था। ठीक है, ये दिया गया था, जो शहरी क्रांति की जो अवधारणा है, प्रिंसिपल है, वो दिया गया था वी गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं पॉइंटों की, तो शहरी क्रांति के जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं। नवपाषाण क्रांति के बाद का चरण था शहरी क्रांति का। ठीक है, शहरी क्रांति कृषि क्रांति के बाद में आई थी।
अगला पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, कि अतिरिक्त उत्पादन की भूमिका। अतिरिक्त उत्पादन मतलब खेती में जो चीजें चाहिए थी उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा था, जिसकी वजह से शहरों का विकास जो है संभव हुआ, क्योंकि वहां पे व्यापार चालू हुआ, व्यापार से ज्यादा लोग आए, वहां पे बसावट हुई और फिर शहर बने। ठीक है, तो ये आपकी किताब में एक चीज तो कॉमन बताई गई है कि भाई जो खेती है, ठीक है, वो ज्यादातर सभ्यताओं का आप तो कह सकते हैं एक तो बेसिक थी, ठीक है, शुरुआती टाइम था कि खेती ज्यादातर सभ्यताओं की। दूसरा कि खेती के कारण ही वहां पे व्यापार और शहरों का भी निर्माण हुआ था। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं श्रम विभाजन और विशेषज्ञता, जिसमें सभी लोग किसान नहीं रहे, कारीगर और पुजारी, व्यापारी, ये लोग भी अलग अलग जो वर्ग थे उसमें आए। ठीक है, नगरों का उदय हुआ था, बड़ी घनी आबादी वाले नगर सभ्यता का आधार बने थे। ठीक है, जो पूरी की पूरी सभ्यता है, कोई सभ्यता कोई छोटी सी नहीं होती कि दो चार नगर बसा दिए, नहीं, सभ्यता बहुत बड़ी होती है। उसमें बड़ी और घनी आबादी के बहुत बड़े बड़े नगर थे, और वो सारे नगर मिलकर एक सभ्यता का निर्माण करते थे। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट आ जाता है कि राज्य और प्रशासन का विकास हुआ। नियम मतलब जो रूल्स हैं, टैक्स हैं और शासन व्यवस्था थी, ये सारी चीजें बनी। उसके बाद छठा पॉइंट में आप लिख सकते हैं लेखन और रिकॉर्ड प्रणाली में प्रशासन और व्यापार के लिए लेखन आवश्यक हुआ। ठीक है, प्रशासन चलाने के लिए और व्यापार को ठीक प्रकार से करने के लिए जो होता है ना लिखा पढ़ी, वो सारी चीजें आवश्यक हुई थी। उसके बाद सातवां पॉइंट आपका आ जाता है कि सामाजिक असमानता का होता है। शासक और सामान्य वर्ग में अंतर जो था वो बाद में बढ़ गया था, कि जो शासक वर्ग थे वो और जो सामान्य वर्ग थे वो, जो नॉर्मल पीपल थे और वो पीपल जो कि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को चलाते हैं, उन सब के बीच में अंतर बढ़ चुका था। ठीक है, ये आपका फिर निष्कर्ष आ जाता है, निष्कर्ष इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट, और उसके बाद आप लोगों का निष्कर्ष। ये एक क्वेश्चन और आपका रिपीट होता है, वो है कि कांस्ययुगीन हड़प्पा अथवा चीन सभ्यता में शहर नियोजन की पर चर्चा कीजिए। ठीक है, शहर नियोजन आपको बताना है, चाहे तो आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता सकते हैं, चाहे तो चीन के बारे में बता सकते हैं। हमने यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करी है कि वहां की शहर की व्यवस्था किस प्रकार की थी। ठीक है, तो उसको देखते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यताओं में शहर नियोजन एक प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता विशेष रूप से अपने सुव्यवस्थित शहर नियोजन के लिए जानी जाती थी, शहर या फिर नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आपका बनता है कि ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब ऐसे, इसको ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो इस पैटर्न में जो था कि पूरी की पूरी घर बसे हुए थे, जैसे यहाँ पे घर हो गया, यहाँ पे घर हो गया, ठीक है, यहाँ पे घर हो गया, ये गली हो गई, यहाँ पे घर हो गया, यहाँ पे घर हो गया, यहाँ पे घर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से एक गली जा रही है, तो क्या कर रही है, ये गली एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है। ठीक है, ये और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है, तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण मतलब एक कोण के ऊपर आके काटती थी, ग्रिड पैटर्न में बसा हुआ था। दो भागों में विभाजित था पूरा का पूरा नगर, उच्च दुर्ग क्षेत्र और निचला आवासीय क्षेत्र। ठीक है, ऊपर की तरफ जो ऊंचाई पे जो बसावट थी वो दुर्ग था, और निचले की तरफ जो था वो आवासीय क्षेत्र था, जहाँ पे लोग नॉर्मल रहते थे। फिर तीसरे में आ जाता है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। घर, नाली, सड़कों जो थी वो पक्की ईंटे से बनाई गई थी। चौथे में आता है उन्नत जल निकासी प्रणाली, मतलब पानी को निकलने के लिए अच्छे प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी। हर घर नाली से जुड़ा था, जो सफाई दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता में सफाई के ऊपर काफी ध्यान दिया गया था कि भाई जो गंदा पानी है वो नाली के द्वारा निकलेगा, कभी भी कहीं भी इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, जिससे सफाई दर्शती है, जिससे सफाई दिखती है। फिर पांचवा पॉइंट आ जाता है कि सार्वजनिक भवन, अन्नगार, स्नानगार जैसे जो भवन थे सामाजिक जीवन का केंद्र बने थे। छठा पॉइंट आता है सामान्य आकार के मकान। यह सामाजिक नियोजन और जो नियंत्रण है उस चीज को दर्शाता था, मतलब कि वहां पे जो मकान थे वो सामान्य आकार के थे। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में कुछ मकान तो बहुत बड़े हो गए और जी कुछ मकान बहुत छोटे हैं। ठीक है, समान साइज के, समान आकार के, मतलब इक्वली जो आकार है उनके मकान बनाए गए थे। फिर सातवां पॉइंट आ जाता है प्रशासनिक नियंत्रण। नगर निर्माण में केंद्रीय योजना स्पष्ट दिखती है। ठीक है, केंद्र की पूरी योजना थी, केंद्र के हिसाब से नगर का निर्माण किया गया था। तो ये सारी चीजें हो जाती है। फिर आपका ये आ जाता है निष्कर्ष इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता वाला ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज समझ कर जाइए, पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जो पॉइंट मैंने आपको बताए उन पॉइंटों के बारे में आप चाहे तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बस आपको पॉइंट को ना थोड़ा बड़ा कर देना है। पॉइंट बहुत छोटा है, आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट दिए गए हैं, फिर आपका कंक्लूजन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, फिर ये आपका सी सेक्शन आता है जिसमें वो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो कि हमने बताया यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपका मेसोपोटामिया और मिस्र में कांस्य युग सभ्यताओं के उद्भव के क्या कारण थे वो, फिर मिनोअन और माइसिन सभ्यता के विकास के कारण। ठीक है, प्रमुख अवधारणाओं और प्रथाओं के ऊपर संक्षिप्त में बात करें, वो जो टिप्पणी है वो सारी चीजें। हाई प्रायोरिटी मतलब दो बार क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन दो दो बार आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, हमने इनको ऊपर कवर कर लिया है, इनके आंसर्स को
ठीक है, और आपका कह सकते हैं कि मल्टी बेस्ड या फिर एक एक बार पूछेगा ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप प्रिपेयर करिएगा। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस पीडीएफ में कंटेंट है। इस पीडीएफ में जितनी चीज़ें दिखाई गई हैं सारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइए। आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छा करके आएंगे अगर आप लोग इन पॉइंट को समझ लेते हैं तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। ये आपका अ, ये वाला अभी हमारा जो टेलीग्राम है ये वो सॉरी इंस्टाग्राम है, ये अभी बंद है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम की, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, किसी बुक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, कांटेक्ट हमसे करिए, हम आपको आंसर देंगे। हमारे 2 टेलीग्राम अवेलेबल है, जाके ज्वाइन करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो नोट्स है इस सब्जेक्ट्स के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। आप कई सारे लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू एस वेल। ये हमारे ऐप के बारे में डिटेल्स है। यहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, सेमेस्टर के स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, वीडियो नोट्स, रिटन नोट्स, ये सब देखने को मिलेगा। और पूरा का पूरा एक स्टूडेंट पोर्टल देखने को मिलता है। इस पोर्टल पे आपको हर एक चीज जो कि आपके लिए जरूरी है यहाँ देखने को मिलेगी, तो जाके चेकआउट जरूर करिए आप लोग एक बार। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।